चैप्टर 67 कुछ दिनों की मेहमान। रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी। युवान की मां ने शांति से पूछा, तो बेटा अचानक आने की वजह? रिया ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। आंटी, असल में मेरा यहाँ एक फैशन डिजाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। 2-3 इंटरव्यू भी हैं। होटल में रहने का मन नहीं था, तो सोचा अपनी बहन के घर आ जाऊं। यह सुनकर इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह अच्छी तरह जानती थी रिया झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने तुरंत इरा का हाथ पकड़ लिया और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, है ना इरा, तुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इरा कुछ कह पाती, उससे पहले युवान की मां बोली, अगर कुछ ही दिनों की बात है तो तुम गेस्ट रूम में रुक सकती हो। रिया के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। थैंक यू आंटी। तभी युवान ऑफिस जाने के लिए नीचे आया। उसने रिया को देखा, फिर अपनी मां की तरफ देखा। ये यहां क्यों है? मां ने सारी बात बता दी। युवान ने बिना किसी भाव के रिया को देखा। कुछ दिन बस, और उसकी आवाज ठंडी हो गई। इस घर में किसी को भी असहज करने की कोशिश मत करना। रिया ने तुरंत सिर झुका लिया। जी। लेकिन जैसे ही युवान बाहर निकला, रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें लगता है तुमने मुझे चेतावनी दे दी? अब देखना मैं इसी घर में रहकर इरा की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाती हूं। ऊपर अपने कमरे की बालकनी में खड़ी इरा सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे पता था रिया बिना किसी स्वार्थ के कभी नहीं आती, और इस बार वह कोई बड़ा खेल खेलने आई है। चैप्टर 68 आखिरी चेतावनी। शाम। युवान अपने स्टडी रूम में एक जरूरी फाइल देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। रिया अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का कप था। मैंने सोचा आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, कॉफी ले आई हूं। युवान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, टेबल पर रख दो। रिया वहीं खड़ी रही। आप हमेशा इतने चुप रहते हैं? थोड़ी देर बात कर लीजिए। युवान ने फाइल बंद की और पहली बार उसकी तरफ देखा। अगर कोई काम है तो कहो, वरना मुझे काम करने दो। रिया मुस्कुराई। काम तो कोई नहीं, बस दोस्ती करना चाहती थी। युवान की आवाज पहले से भी ठंडी हो गई। मुझे दिलचस्पी नहीं है। रिया फिर भी वहीं खड़ी रही। इतना रूखा व्यवहार क्यों? मैं तो। रिया। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी पत्नी की बहन हो, इसलिए तुम्हें मेहमान की तरह सम्मान मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना वजह मेरे कमरे में आओ या मेरे निजी समय में दखल दो। आज के बाद बिना जरूरत मेरे कमरे में मत आना। रिया का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवान इतनी साफ और सख्त बात करेगा। वह चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर खड़ी इरा ने उनकी बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया। उसके मन का एक डर कम हो गया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि युवान अपने रिश्तों की मर्यादा को बहुत अच्छी तरह समझता है। चैप्टर 69 आखिरी गलती। 2 दिन बाद राठौड़ मेंशन। युवान ऑफिस जा चुका था। घर में सिर्फ मां, इरा, आराध्या और पिहू थीं। रिया बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। हर बार
हर बार सब इसका साथ देते हैं। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी नहीं भूलेगी। दोपहर। इरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। रिया पहले से ही वहां खड़ी थी। जैसे ही इरा उसके पास पहुंची, रिया ने जानबूझकर उसका रास्ता रोक लिया। हटो रिया, मुझे नीचे जाना है। रिया हंस पड़ी। पहले बता, कैसा लग रहा है मेरी जगह पर जीकर? इरा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी कोई जगह नहीं थी रिया, तुमने सिर्फ लोगों को दुख दिया था। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इरा का हाथ जोर से झटक दिया। इरा का संतुलन बिगड़ गया। वह सीढ़ियों पर फिसलते फिसलते बची। पूजा की थाली नीचे गिर गई। आवाज सुनकर सब भागते हुए आ गए। पीहू सबसे पहले पहुंची। इरा। उसने तुरंत इरा को संभाला। युवान की मां ने रिया की तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? रिया तुरंत बोली। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद। झूठ। पीहू पहली बार तेज आवाज में बोली। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने जानबूझकर धक्का दिया। उसी समय मुख्य दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। वह एक जरूरी फाइल भूल गया था, इसलिए वापस लौटा था। जैसे ही उसने फर्श पर गिरी पूजा की थाली, डरी हुई इरा और गुस्से में खड़ी रिया को देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पहले वह इरा के पास गया। चोट तो नहीं लगी? इरा ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं ठीक हूं। युवान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठंडा गुस्सा था जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे। रामू, रिया का सामान पैक करो। रिया घबरा गई। युवान, मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें सुनने का एक मौका दिया था, तुमने उसे खो दिया। आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। रिया चिल्लाई। ये घर तुम्हारा अकेले का नहीं है। युवान की आवाज और ठंडी हो गई। सही कहा। इसलिए ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। उसने अपनी मां की तरफ देखा। युवान की मां ने बिना एक पल गवाए कहा, रिया, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। रिया स्तब्ध रह गई। उसने आखिरी बार इरा को घूरा। लेकिन इस बार इरा की आंखों में डर नहीं था। उसे पता था, अब वह अकेली नहीं है। रिया अपना सामान लेकर मिशन से बाहर चली गई। कार दूर निकल गई। इरा की आंखों में आंसू आ गए। युवान ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अब कोई तुम्हें यहां परेशान नहीं करेगा। इरा ने पहली बार बिना झिझक उसकी ओर देखा। उसके मन में युवान के लिए सम्मान और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। चैप्टर 70 खामोश परवाह। रिया के जाने के बाद पूरे राठौड़ मिशन में शांति लौट आई। लेकिन इरा अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। शाम। युवान अपने कमरे में आया। उसने देखा, इरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी कलाई पर हल्की सी खरोंच थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। युवान कुछ पल उसे देखता रहा। फिर शांत आवाज में बोला, दवा लगाई? इरा चौंक कर मुड़ी। जी, लगा ली। युवान उसके पास आया। उसने पट्टी की तरफ देखा। ये किसने बांधी? मैंने। खोलो। इरा ने धीरे से पट्टी खोल दी। युवान ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला। नई दवा निकाली।
रुई पर दवा लगाकर बहुत सावधानी से उसकी चोट साफ करने लगा। दवा लगने पर इरा हल्का सा सिहर गई। दर्द हो रहा है। उसने तुरंत हाथ पीछे करना चाहा। न, नहीं। युवान ने उसकी कलाई को धीरे से थाम लिया। झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। दर्द हो रहा है। उसने बहुत हल्के हाथ से दवा लगाई ताकि उसे कम तकलीफ हो। फिर नई पट्टी बांध दी। 2 दिन तक पानी मत लगने देना। इरा बस उसे देखती रह गई। युवान ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अपना ख्याल रखना सीखो। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इरा की आंखें नम हो गईं। धीरे से बोली, आज अगर आप समय पर नहीं आते। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं आ गया था। बस इतना याद रखो। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर युवान अलमारी की तरफ गया। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकालकर इरा की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? खोलकर देखो। इरा ने डिब्बा खोला। उसमें एक छोटी सी एंटीसेप्टिक किट थी। मरहम, पट्टियां और जरूरी दवाइयां। इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये मेरे लिए? हाँ, ताकि अगली बार छोटी सी चोट भी हो तो दवा ढूंढनी न पड़े। इरा के होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया, ये इंसान प्यार शायद शब्दों में नहीं जताता, लेकिन इसकी खामोश परवाह किसी भी वादे से ज्यादा गहरी है। उधर बालकनी में खड़ा युवान रात के आसमान को देख रहा था। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहता था, लेकिन आज उसे यह जरूर महसूस हुआ कि इरा को चोट लगने का ख्याल भी उसे बेचैन कर देता है। और शायद यही उस अनकहे रिश्ते की शुरुआत थी। चैप्टर 71 तुम्हें पसंद है। बस वही काफी है। अगली सुबह नाश्ते के बाद युवान ने अपनी कार की चाबी उठाई। इरा जी, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इरा हैरान रह गई। कहाँ? चलो, पता चल जाएगा। आधे घंटे बाद कार शहर के सबसे बड़े डिजाइनर स्टोर के सामने रुकी। इरा ने बाहर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये तो, युवान ने शांत स्वर में कहा। अंदर चलो। दोनों स्टोर में दाखिल हुए। स्टाफ ने तुरंत उनका स्वागत किया। वेलकम मिस्टर राठौड़। युवान ने सिर्फ इतना कहा। मेरी पत्नी के लिए कुछ अच्छे कलेक्शन दिखाइए। इरा तुरंत बोली, मेरे लिए? युवान ने उसकी तरफ देखा। हाँ। एक के बाद एक खूबसूरत ड्रेसेस और साड़ियां सामने रखी जाने लगीं। इरा हर बार एक ही बात कहती, नहीं, ये बहुत महंगी होगी। ये भी नहीं। इसकी क्या जरूरत है? युवान बस उसे देखता रहा। तभी इरा की नजर एक बेहद खूबसूरत गहरे लाल रंग के डिजाइनर गाउन पर पड़ी। उसने उसे हल्के से छुआ। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे वह बहुत पसंद आया है। लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पीछे कर लिया। धीरे से बोली, नहीं, ये नहीं। युवान ने पूछा, क्यों? बहुत महंगा होगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने विनम्रता से कहा। सर, इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इरा ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं, इतने पैसों में तो कई लोगों का घर चल जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह आगे बढ़ गई। युवान कुछ पल उस ड्रेस को देखता रहा।
फिर शांत आवाज में बोला, इसे पैक कर दीजिए। इरा तुरंत पलटी, नहीं, कृपया मत लीजिए, ये बहुत महंगी है। युवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे इसकी कीमत नहीं पूछी थी। मैंने सिर्फ ये देखा कि तुम्हें ये पसंद आई थी। इरा चुप हो गई। उसकी आंखें नम होने लगीं। युवान यहीं नहीं रुका। उसने कुछ और साड़ियां, 2 सूट, एक हल्की गुलाबी सिल्क साड़ी, एक शाही नीली बनारसी साड़ी और रोजमर्रा के पहनने के लिए भी कुछ कपड़े चुनवा दिए। इरा बार बार मना करती रही, बस कीजिए, इतने कपड़े मैं क्या करूंगी। युवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब हर बार अलमारी के सामने खड़े होकर ये मत कहना कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। इरा हंस पड़ी। शायद कई दिनों बाद उसकी हंसी इतनी खुलकर निकली थी। युवान ने उसे एक पल देखा। क्या हुआ? पीहू ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? तुम्हारा कोई हमशक्ल है क्या? विहान ने अनजान बनते हुए पूछा। क्यों? पीहू ने उत्साह से कहा, कल पार्टी में मैंने एक बहुत बड़े आदमी को देखा। राठौड़ ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर विहान राठौड़, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी। मैं तो डर ही गई थी। सोचा कहीं तुम रातों रात अमीर तो नहीं बन गए। विहान ने खांसी का बहाना किया ताकि हंसी छिपा सके। दुनिया में एक जैसे चेहरे हो सकते हैं। पीहू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इतना भी एक जैसा। चलो, अगर वो तुम होते तो मेरे 50 रुपए कभी नहीं लौटाते। दोनों हंस पड़े। दूर खड़ा रोहन यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उधर राठौड़ मेंशन इरा अपनी नई खरीदी हुई साड़ियों को अलमारी में सजा रही थी। युवान कमरे में आया। उसने देखा कि इरा सबसे महंगी साड़ी का पैकेट अलग रख रही है। ये अलग क्यों? इरा धीरे से बोली, ये बहुत कीमती है। मैं इसे किसी बहुत खास मौके पर पहनूंगी। युवान ने शांत स्वर में कहा, कपड़े अलमारी में बंद रखने के लिए नहीं खरीदे जाते। जो पसंद हो उसे पहनना चाहिए। इरा मुस्कुराई। मुझे डर लगता है कहीं खराब न हो जाए। युवान ने पहली बार हल्के मजाक में कहा, अगर खराब हो गई तो दूसरी आ जाएगी। इरा की आंखें बड़ी हो गईं। आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात है। युवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इरा, तुम्हारी खुशी की कीमत किसी टैग पर नहीं लिखी होती। इरा उसकी तरफ देखती रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। युवान कमरे से बाहर चला गया और इरा के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि युवान प्यार का इजहार नहीं करता, वह उसे अपनी परवाह से महसूस कराता है। 74 सबसे खास तोहफा। 2 दिन बाद सुबह राठौड़ मेंशन पीहू और आराध्या इरा के कमरे में आ धमकी। भाभी। इरा मुस्कुराई। अब तुम दोनों क्या प्लान बना रही हो? पीहू ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। हम नहीं। आप? इरा हैरान हुई। मैं? आराध्या बोली, परसों भैया का बर्थडे है। हर साल बिजनेस पार्टी होती है, महीने गिफ्ट आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होना चाहिए। पीहू तुरंत बोली, ऐसा कि युवान भैया भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। तीनों हंस पड़ी। इरा धीरे से बोली, लेकिन
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आराध्या ने उत्साह से कहा। छत पर छोटा सा सरप्राइज, सिर्फ परिवार के बाद, जब सब सो जाएं। पीहू ने तुरंत अपनी डायरी निकाल ली। बजट मैं बनाऊंगी। आराध्या ने माथा पकड़ लिया। तू हर जगह बजट क्यों निकालती है? पीहू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। इरा हंसते हंसते दोहरी हो गई। शाम, तीनों चुपके चुपके छत पर पहुंची। छोटी छोटी सुनहरी लाइटें लगाई गईं। सफेद और नीले फूलों से एक सुंदर सा कोना सजाया गया। बीच में एक छोटी गोल मेज, उस पर केक और कुछ मोमबत्तियां। सब कुछ सादा था, लेकिन दिल से किया गया था। आराध्या ने चारों तरफ देखकर कहा, परफेक्ट। पीहू ने गर्व से कहा। और पूरे खर्च का हिसाब सिर्फ। आराध्या ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। बस, आज हिसाब मत बता। तीनों फिर हंस पड़ी। रात, इरा अलमारी के सामने खड़ी थी। उसकी नजर उस डिब्बे पर पड़ी जिसमें युवान का दिया हुआ डिजाइनर गाउन रखा था। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये उन्होंने अपनी पसंद से लिया था। आज यही आज यही पहनती हूं। उसने सादगी से तैयार होकर वही गाउन पहना, हल्के गहने पहने और बालों को सलीके से संवार लिया। आराध्या ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, भाभी, आज भैया की नजर आपसे हटने वाली नहीं है। इरा शर्म से मुस्कुरा दी। नीचे, युवान अपने स्टडी में काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए। दरवाजा धीरे से खुला। इरा अंदर आई। युवान ने नजर उठाई और कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। इरा ने वही खूबसूरत गाउन पहना था जो उसने कुछ दिन पहले उसके लिए खरीदा था। वह किसी दिखावे के लिए नहीं, बस इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि उसे याद था कि यह युवान की पसंद थी। युवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हमेशा की तरह अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। कुछ काम था? इरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जी, लेकिन पहले आपको 5 मिनट मेरे साथ चलना होगा। अभी? हाँ, प्लीज। युवान ने बिना सवाल किए लैपटॉप बंद कर दिया। चलो। इरा ने अपनी जेब से एक मुलायम रिबन निकाला। युवान ने भौं उठाई। ये क्या है? सरप्राइज। आंखें बंद कीजिए। युवान ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। इरा ने धीरे से उसकी आंखों पर रिबन बांध दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। युवान बिल्कुल चुपचाप उसके साथ चलता रहा। छत पर फेरी लाइट्स हवा में झिलमिला रही थीं। सफेद फूलों की हल्की खुशबू पूरे माहौल में फैली थी। बीच में रखा केक और चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी छत को किसी सपने जैसा बना रही थी। दूर, सीढ़ियों के पीछे छिपकर पीहू और आराध्या सब देख रही थीं। पीहू ने धीरे से फुसफुसाया, देख, जीजू एक भी सवाल नहीं पूछ रहे। आराध्या मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें भाभी पर भरोसा है। इरा युवान को ठीक बीच में ले आई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। इरा ने धीरे धीरे उसकी आंखों से रिबन हटा दिया। युवान ने आंखें खोलीं। सामने पूरी छत सुनहरी रोशनी, फूलों और मोमबत्तियों से सजी हुई थी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत खड़ा रह गया।
उसकी नजर फिर इरा पर ठहर गई। इरा हल्का सा घबराई हुई थी। उसने दोनों हाथों से छोटा सा गिफ्ट आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, हैप्पी बर्थडे। जी। उसकी आवाज में झिझक भी थी और अपनापन भी। युवान ने पहली बार इतने ध्यान से उसे देखा। फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, ये सब तुमने किया? इरा ने सिर झुकाकर कहा, जी। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। युवान ने चारों तरफ एक नजर डाली, फिर वापस इरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पसंद आया। बस 3 शब्द, लेकिन इरा के लिए वही उसके पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी थे। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसे लगा, इतनी मेहनत करना सचमुच सफल हो गया। चैप्टर 77 एक नाम की कीमत। छत पर हल्की हवा चल रही थी। इरा ने मुस्कुराते हुए केक काटा। सबसे पहला टुकड़ा उसने युवान की तरफ बढ़ाया। हैप्पी बर्थडे। जी। युवान ने बिना कुछ कहे केक खा लिया। फिर उसने भी छोटा सा टुकड़ा काटकर इरा की तरफ बढ़ाया। तुम भी। इरा ने झिझकते हुए केक खा लिया। अचानक उसने अपनी उंगली पर लगी जरा सी क्रीम उठाई और धीरे से युवान के गाल पर लगा दी। फिर खुद ही घबरा गई। अह! अरे! पीहू की संगत का असर था। वह हल्का सा हंस पड़ी। युवान ने अपनी उंगली से गाल की क्रीम छुई। फिर इरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार शरारत की हल्की सी झलक थी। चैप्टर 78 पहली बार। इरा अभी भी युवान की बाहों में थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था युवान भी सुन लेगा। युवान ने धीरे से उसे सीधा खड़ा किया, लेकिन उसका हाथ अभी भी इरा की कलाई पर था। अब भागोगी? इरा ने नजरें झुका लीं। न, नहीं। युवान उसके एक कदम और करीब आया। अभी थोड़ी देर पहले तुम कुछ कहने वाली थीं। इरा तुरंत समझ गई कि वह किस बात की बात कर रहा है। उसके कान तक लाल हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ। मैंने सुना था। इरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जी। मुझे नीचे जाना है। युवान ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले मेरी बर्थडे विश पूरी करो। इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसी विश? युवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इरा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, नहीं होगा मुझसे। क्यों? बस अच्छा नहीं लगता। युवान हल्का सा मुस्कुराया। तो आज से अच्छा लगने लगेगा। इरा की धड़कन और तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई। बहुत धीरे से बोली, यू। इतना कहते ही वह शर्म से मुस्कुराई और पलटकर फिर भागने लगी। लेकिन गाउन का घेर फिर उसके पैरों में उलझ गया। आह! इस बार युवान पहले से तैयार था। उसने तुरंत उसे संभाल लिया। इरा का चेहरा उसके कंधे से लग गया। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। छत पर सिर्फ हवा की आवाज थी। युवान ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? इरा ने धीरे से जवाब दिया, आप ऐसे देखते हैं तो बहुत शर्म आती है। युवान की आंखों में पहली बार नरमी उतर आई। अच्छा, तो अब नहीं देखूं? इरा ने मासूमियत से सिर उठाया। ऐसा भी नहीं। युवान हल्का सा हंस पड़ा। उसकी हंसी देखकर इरा भी मुस्कुरा दी।
युवान ने उसके माथे पर आ गिरी बालों की एक लट बहुत धीरे से कान के पीछे कर दी। चलो, रात काफी हो गई है। उसने इरा का हाथ थामा। दोनों धीरे धीरे कमरे की तरफ चल पड़े। इरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और युवान के मन में एक ही बात गूंज रही थी। जिस लड़की से कभी दूर रहना चाहता था, आज उसी के साथ बिताया ये जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा जन्मदिन बन गया। चैप्टर 79। बस एक बार। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बाहर हल्की बारिश की आवाज आ रही थी। इरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं चलती हूं, युवान ने मुस्कुराकर कहा। अभी? इतनी जल्दी? इरा ने नजरें झुका लीं। जी। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, युवान उससे पहले जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब कहाँ जाओगी? इरा ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। रास्ता दीजिए। युवान ने सिर हिलाया। एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आज मेरा जन्मदिन है और मुझे अपना गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। इरा हैरान होकर बोली। अरे, केक, सरप्राइज, सब तो था। युवान ने धीरे से कहा। वो सब अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या? युवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा नाम। इरा की धड़कन फिर तेज हो गई। नहीं, ये नहीं होगा। युवान हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर? आज तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, इरा ने धीरे से कहा। ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। इरा ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्लीज, युवान ने नरम आवाज में कहा। बस एक बार, फिर कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। इरा ने हिम्मत जुटाई। उसने बहुत धीरे से कहा। इतना कहते ही वह फिर रुक गई। युवान मुस्कुराया। पूरा नाम? इरा ने आंखें बंद कर लीं। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। बहुत धीमी आवाज में उसके होंठ हिले। युवान। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। युवान बस उसे देखता रह गया। बरसों बाद उसे अपना नाम इतना अपना सा लगा था। उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। इरा ने झट से अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। अब खुश? युवान ने धीरे से कहा। बहुत। इतने में बाहर से हंसने की आवाज आई। आराध्या और पीहू सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। पीहू ने धीरे से फुसफुसाया। अरे वाह, आज तो जीजू के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। भगवान करे इन दोनों को किसी की नजर न लगे। पीहू ने तुरंत हंसते हुए कहा। हाँ, सच में इन दोनों को किसी की नजर न लगे। कमरे के अंदर इरा ने पहली बार बिना झिझक युवान की तरफ देखा और युवान ने महसूस किया कि उसका सबसे अनमोल जन्मदिन का तोहफा कोई चीज नहीं, बल्कि इरा की वह एक आवाज थी। युवान। राइटिंग। इश्क का जुनून। चैप्टर 81। पहला तोहफा। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। इरा अभी भी शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। युवान धीरे से उसके पास गया
और अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वॉशरूम में ले गया और शॉवर ऑन कर दिया। ईरा युवान को देखने लगी। दी तुरंत शर्मा गई। युवान उसके पास आया, उसकी चीन पकड़ के ऊपर किया और होठों को देखते हुए कहा, यू आर ओनली माइन। फिर उसकी कमर को आप से चिपका कर उसके होठों को अपन होठों में ले लिया। ये उनकी पहली किस थी। ईरा ने अपनी आंख बंद कर ली। युवान उसे चूमे जा रहा था। उसका हाथ उसकी कमर पर से नीचे जाने लगा। फिर उसने उसका गाउन उसके अलग करके फेंक दिया। ईरा शर्म से उससे लिपट गई। युवान से उसे अपने बाहों में उठा, बेडरूम में आया और उसे लेटाकर खुद की शर्ट निकलने लगा। वह बेकाबू था। वह पेंट निकल बिना रुके तुरंत उसके ऊपर आ गया और यूज किस करने लगा। उसने उसका हाथ अपनी गर्दन में डाल दिए और उसकी बंद आंखों पर किस किया और कान में सॉफ्टली कहा, डरना मत। फिर उसने तुरंत बिना देरी किए खुद को एंटर कर दिया। ईरा चीख पाती कि युवान ने उसके होठों को अपने होठों में बंद कर लिया और फिर उसे देखा और भीगी हुई आंखों में और कहा, बस 2 मिनट का दर्द है, मुझे महसूस करो। ईरा ने के मुझसे नहीं होगा युवान, मैंने कहा ना, बस 2 मिनट। उसका प्यार देख ईरा चुप हो गई। वो शर्मा रही थी। युवान ने उसके किस करते हुए करने लगा। रात ऐसे ही एक खूबसूरत से सफर में बिट गई। अगली शुभ युवान उठा और अपनी बहू में लेती हुई ईरा को मुस्कुराते हुए देखा और माथे पे किस कैम यूज कंबल ओढ़ के वॉशरूम जेन लगा। TBHI उसकी नजर एक बॉक्स पार पड़ी। युवान ने टेबल पर रखा छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उठाया। युवान ने बॉक्स खोला। अंदर एक साधारण सी लेकिन बेहद खूबसूरत घड़ी थी। बहुत महंगी नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसे सोच समझकर चुना गया है। वह समझ गया कि ईरा उसके लिए लाई होगी। उसने वह मुस्कुराने लगा। दी नहा के ऑफिस के लिए रेडी हुआ और वो घड़ी उस पहनी और नोट लिखा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना।